हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम 11th क्लास में आरोह बुक से पाठ 1 नमक का दारोगा का अध्ययन करेंगे। बेटा नमक का दारोगा जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बेटा मुंशी प्रेमचंद के बारे में सभी जानते हैं। वे भारत के महान उपन्यासकार और सम्राटकार हैं। मुंशी प्रेमचंद जिनका जन्म जो है वो लम्ही में उत्तर प्रदेश में 1880 में हुआ और मृत्यु 1936 में हुई। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं, अनेक उपन्यास लिखे हैं। इनका पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए क्योंकि सरकारी नौकरी को ये गुलामी समझते थे। इसलिए इन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग पत्र देकर लगातार ये केवल और केवल लेखन कार्य से जुड़े रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साथ ही इनकी महत्वपूर्ण रचना सौज़े वतन को अंग्रेज़ों द्वारा जब्त भी कर लिया गया। उपन्यास के रूप में और कहानीकार के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। ये यथार्थवादी आदर्शवादी लेखक भी माने जाते हैं। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी, लगभग 350 से ज़्यादा कहानियाँ हैं जो 8 भागों में मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर बेटा एक बुक है, ठीक है बेटा। उस बुक के 8 वॉल्यूम्स हैं। उन 8 वॉल्यूम्स में इनके पूरे के पूरे कहानियाँ 350 कहानियाँ से ज़्यादा जो कहानियाँ हैं वो सारी संकलित हैं। साथ ही इन्होंने अनेक उपन्यास भी लिखे। इनके उपन्यासों में गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि फेमस उपन्यास हैं। उपन्यासकार कहे जाते हैं ये। गोदान इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था जो मृत्यु से पूर्व अधूरा रह गया था, जिसको इनके बेटे ने पूरा किया। यहाँ भी लेखक के द्वारा रचित मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, फेमस कहानी, जिसका नाम है नमक का दारोगा। बेटा ये आज़ादी से पूर्व की कहानी है। आज़ादी से पूर्व की कहानी क्यों है? क्योंकि उस समय जब देश में नमक संबंधी कानून था, नमक बनाने पर भारतीयों पर पाबंदी थी, उस समय से संबंधित ये पूरी की पूरी कहानी है। उस समय अंग्रेज़ों के अधिकारी के रूप में जो नमक का दारोगा होता था, उसका ओहदा सबसे अहम होता था, ठीक है बेटा। और उर्दू फारसी का बोलबाला था उस समय। लेखक कहते हैं उस समय उर्दू फारसी का ज्ञान रखने वाले लोगों को तुरंत ही उच्चाधिकारी का ओहदा मिल जाता था। ऐसे में लेखक बताते हैं कि नमक का दारोगा जो है वह सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था। नमक विभाग जो था वह केवल और केवल उर्दू फारसी बोलने वाले किसी विशिष्ट व्यक्ति को ही इस पद पर आसीन करता था, नियुक्त करता था। यह कहानी वंशीधर और पंडित अलाउद्दीन से संबंधित है। वंशीधर, इसके पात्रों में वंशीधर जो है वो मुख्य पात्र है, जो नायक की भूमिका निभा रही है, जो चरित्र से ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्यवादी है, धर्मपरायण है। कैसे वंशीधर जो है वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। वंशीधर जिसके पिता जो है वह साधन संपन्न नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा है, उर्दू का अच्छा खासा ज्ञान था उसे, क्योंकि उसने उर्दू की किताबें भी पढ़ी थी, साथ में उर्दू की कुछ प्रसिद्ध किताबों को पढ़कर उसे अच्छे से उर्दू का इल्म हो गया था। लेखक कहते हैं उस समय उर्दू भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बहुत ज़्यादा बोलबाला था। इतना ज़्यादा था कि बड़े बड़े पौधों पर उर्दू भाषा ही चलती थी। वंशीधर ने भी उर्दू भाषा का अच्छा खासा ज्ञान हासिल कर लिया था। ऐसे में पिता चाहते थे कि वह नमक के दारोगा विभाग पर आसीन हो जाए। बड़े बड़े वकील, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई भी हो, मुंशी हो, वे भी सब के सब नमक के दारोगा पद के लिए लगातार प्रयास करते थे, क्योंकि वह पद जो है वो प्रतिष्ठित माना जाता था। वंशीधर के पिता भी चाहते थे कि वह नमक का दारोगा जो है पद पर आसीन हो जाए। वंशीधर बड़ा ही ईमानदार था। अक्सर पिता जो थे वह कहते भी थे कि ऊपर की कमाई ना हो तो कैसे गुजर बसर होगी, ठीक है बेटा। अतः उनका मानना था कि यह विभाग ऐसा है जिसमें ऊपरी कमाई भी है, भ्रष्टाचार संबंधी पैसा भी है, जिसके चलते काफ़ी अच्छे से गुजर बसर हो सकती है और समाज में प्रतिष्ठा भी हो सकती है। इसलिए वे चाहते थे कि उनके बेटे को ये पद मिले। लेकिन वंशीधर को यह पद अपनी ईमानदारी की वजह से मिला। वंशीधर को यह पद मिलते ही समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। जो लेनदार थे, जिनसे उन्होंने कर्जा लिया हुआ था, वे भी अब थोड़े से सहम गए
पहले तो वे अक्सर दरवाजे पर बैठे रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका समाज में ओहदा बढ़ गया। लोगों को लगने लगा कि अब काफ़ी अच्छी कमाई होगी। पिता को भी लगने लगा कि हाँ, अब तो पैसा काफ़ी अच्छा आएगा, यानी चढ़ावा जो है वो अच्छा होगा। लेकिन वंशीधर जो था वह ईमानदार था। वह अपने ओहदे से किसी भी तरह का कोई धोखा या कोई बेईमानी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि पिता की कामना जो थी वो कामना बनकर रह गई। इस पर 6 महीने नौकरी करते हुए बीत गए। वंशीधर बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहा था। एक रात की बात है कि वंशीधर जो है वह नमक का दरोगा विभाग में दरोगा पद के ऊपर आसीन वह यमुना नदी के किनारे पर ही बने हुए विभाग के अंदर रात के समय सो रहा था। अचानक से बाहर से आवाज़ें सुनाई दी ज़ोर ज़ोर से। यमुना पुल के पास से कुछ गाड़ियाँ जो थी, गाड़ीवान होते हैं, यहाँ बैलगाड़ियाँ से रिलेटेड है बेटा, ठीक है बेटा। कुछ गाड़ीवान निकल रहे थे, यानी बैलगाड़ियाँ लेकर गुजर रहे थे। ज़ोर ज़ोर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि नदी की कलकल की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन कलकल की आवाज़ के साथ साथ यह ध्वनि बड़ी तेज़ी से आ रही थी, जिससे अलोपित पंडित वंशीधर की नींद खुल गई और वह जागकर उसने सोचा कि क्यों न जाकर देखा है कि क्या हो रहा है। वह अपने घोड़े पर बैठा और पुल के पास यमुना नदी के किनारे पहुंच गया। वहां देखा तो जाकर पता चला कि कुछ गाड़ियां निकल रही हैं। उसने गाड़ियों को तुरंत रुकवाया और गाड़ीवानों को नीचे उतारा। गाड़ीवानों से पूछताछ की कि यह गाड़ियां किसकी हैं। तभी गाड़ीवानों ने बताया कि यह पंडित अलोपीदीन की है, क्योंकि पंडित अलोपीदीन जो थे वो क्षेत्र के श्रेष्ठ जमींदार थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका बोलबाला था, रुतबा था समाज में। बड़े बड़े लोग भी उनसे बातें करते हुए कतराते थे। सभी के सभी जितने भी पुलिस वाले थे, हवलदार थे, दारोगा विभाग से संबंधित थे, सब के सब उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि वो सभी को ऊपर से पैसा भेंट देते थे, जिसके चलते सभी उनके क्या थे बेटा, उनके आगे सिर झुकाते थे, ठीक है बेटा। ऐसे में सबको पता था कि पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। पंडित अलोपीदीन जो कि बिल्कुल पीछे की तरफ गाड़ी में चले आ रहे थे। इस पर पंडित वंशीधर ने सभी गाड़ीवानों को उतारकर एक तरफ खड़ा कर दिया और सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया, अर्थात उन्हें पुलिस के लिए हवाले कर दिया। इस पर पंडित अलोपीदीन उतर कर आए। जब पंडित अलोपीदीन को बताया कि उनकी गाड़ियां रोक दी गई हैं, अब वो आगे नहीं जा सकते, इस पर पंडित अलोपीदीन उतर कर आए और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया है, कि अगर कोई हमारे लायक सेवा है तो बताइए। इस पर वंशीधर जो है वह कहता है कि यह गैर कानूनी तरीके से नमक ले जाया जा रहा है, जिसके लिए वह बिल्कुल भी किसी भी तरह से उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। इस पर पंडित अलोपीदीन ने कहा कि वे यहाँ से गुजरें और उनको चढ़ावा ना दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वे तो स्वयं आ रहे थे वंशीधर के पास उसे पैसा देने के लिए, उसे ऊपर से कुछ खिलाने पिलाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन वंशीधर ने तुरंत उस चीज़ के लिए मना कर दिया। और इस पर पंडित अलोपीदीन ने उन्हें काफ़ी देर तक बहलाने का, उनके ईमान को डगमगाने की कोशिश की, लेकिन पंडित वंशीधर अपने ईमान से नहीं डगमगाए। इस तरह से पंडित अलोपीदीन ने उन्हें लालच देते हुए 1000 से बोली शुरू करते हुए उसे 40,000 तक ले गए। इसका मतलब उन्होंने पहले कहा कि वो 1000 देंगे, 1000 से 5, 5 से वो 10 पर आए, 10 से वो 15 पर आए, 15 से 20 पर। लेकिन पंडित वंशीधर ने बिल्कुल भी अपना ईमान नहीं डगमगाया। वहाँ खड़े खड़े सभी लोग जो थे वो देखते रह गए। उन्होंने हवलदार को तुरंत बुलाते हुए कहा कि पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। हवलदार भी यह सब करते हुए कतरा रहा था, क्योंकि हवलदार पहले ही पंडित अलोपीदीन का कर्जदार था। वह पंडित अलोपीदीन के एहसान को मानता था, लेकिन ये बात वंशीधर नहीं समझते थे, क्योंकि उनका काम तो केवल और केवल सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करना था, अपने ओहदे की प्रतिष्ठा को बनाए रखना था। इस पर पंडित अलोपीदीन ने अब मना ही कर दिया कि
जो भी हो जाए वो इससे ज़्यादा बोली नहीं लगा सकते, इससे ज़्यादा वो पैसा उसे नहीं खिला सकते भ्रष्टाचार का। वो इतनी ही उनकी गुंजाइश है, आगे जो भी वंशीधर करना चाहते हैं वो उसके साथ करें। सभी के सभी यह सब घटना जो थी वो देख रहे थे, सबके सिर झुके हुए थे। सब सोच रहे थे कि कैसा व्यक्ति है जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। इतना पैसा अगर हमें मिलता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। इस पर पंडित अलोपीदीन को उसने वंशीधर ने गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। हालांकि वकील आदि को खरीद कर, न्याय आदि को खरीद कर, धर्म ईमान, क्योंकि हर इंसान जो है वो ईमानदार नहीं होता। आजकल हर चीज़ बिकाऊ है, कानून भी बिकाऊ है, ठीक है बेटा। ऐसे में अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन जो है वह गवाहों के सभी गवाह उसके पक्ष में ही बोलते हैं, जिसके चलते पंडित अलोपीदीन वहाँ से छूट जाता है, रिहा हो जाता है। कुछ जुर्माना देकर पंडित अलोपीदीन को वहाँ से रिहा कर दिया जाता है और वंशीधर को चेतावनी दे दी जाती है कि वह ऐसा करने से पहले सोचे कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पर उन्होंने यह आरोप लगाया है, इसके लिए उन्हें मानहानि भी उठानी पड़ सकती है। पंडित अलोपीदीन को छोड़ दिया गया। पंडित अलोपीदीन के पहुंच से वंशीधर को उस विभाग से हटा दिया गया। सप्ताह भर के अंदर पंडित वंशीधर जो है वह विभाग के दरोगा पद से हटा दिए गए। उन्हें वहाँ से बेटा पंडित अलोपीदीन ने हटवा दिया, जिसके चलते पिता, घर में माँ और सब के सब जो थे वो वंशीधर को ताना देने लगे। पिता का मानना था कि घर आई लक्ष्मी को ठुकराया है इसने, यह चाहता तो काफ़ी कुछ समाज में प्रतिष्ठा पा लेता, इतने बड़े व्यक्ति के सामने से पंगा लिया है, ये दिन तो उन्हें देखना ही था। लेकिन इस पर वंशीधर ने किसी की नहीं सुनी, वह चुप रहा। क्यों? क्योंकि वह अपने ईमानदारी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता था। वह अपने स्वाभिमान को किसी भी हाथ में अपने पैरों से रोंदना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके स्वाभिमान को आहत करे। सप्ताह भर बीत जाने के बाद एक दिन अचानक से दरवाजे पर दस्तखत हुई। वंशीधर के पिता ने दरवाज़ा खोला तो सामने पंडित अलोपीदीन की गाड़ी को पाया। पंडित अलोपीदीन गाड़ी से उतरकर जैसे ही अंदर आए, वंशीधर के पिता ने उनके सामने सिर झुका लिया और अपने बेटे की गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे कि यह तो नादान है, इसमें तो ज़रा भी समझ नहीं है। यह कहकर वे बार बार अपने बेटे की गलती के लिए माफ़ी मांगे जा रहे थे। लेकिन पंडित अलोपीदीन जो थे वे चुपचाप ये सब सुनते हुए केवल और केवल आगे की तरफ बढ़े और वंशीधर से मिलने लगे। उन्होंने वंशीधर के सामने वो एक चिट्ठी दी, एक खत दिया, एक पत्र दिया, जिसमें यह लिखा हुआ था कि वे वंशीधर को अपने यहाँ मुंशी पद के लिए अपनी संपूर्ण जायदाद, अपनी संपूर्ण वसीयत की रखवाली के लिए, अपनी ज़मींदारी की रखवाली के लिए नियुक्त करना चाहते हैं और साथ में ही उसे काफ़ी अच्छी तनख्वाह, वेतन और उसे रहने के लिए, उसकी सारी सुख सुविधाओं के लिए उसे गाड़ी, हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है। क्यों? क्योंकि वे पंडित वंशीधर की ईमानदारी से बड़े ही खुश थे। ठीक है बेटा। और उन्हें ऐसा ही ईमानदार और नेक बंदा चाहिए था जो उनकी पूरी ज़मींदारी, पूरी रियासत की देखभाल कर सके। इस पर जैसे ही वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन की ये सारी बातें सुनी और उनका दिया हुआ पत्र देखा, वे तुरंत ही उनकी आंखें भर आईं और वे क्षमा याचना करने लगे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी ईमानदारी को गिरवी रख दिया था, बल्कि उन्होंने ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपने पंडित अलोपीदीन के सम्मान के लिए किया, क्योंकि वो पंडित अलोपीदीन को क्या समझ रहे थे? भ्रष्टाचारी समझ रहे थे। लेकिन पंडित अलोपीदीन वास्तव में ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं थे, वो भी ईमानदारी की कद्र करना जानते थे और उनकी ईमानदारी की कद्र करते हुए ही पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने यहाँ सेवा में रखा, अपने यहाँ नौकरी दी, जिसके चलते पंडित अलोपीदीन जो थे वो बड़े खुश हुए और वहीं वंशीधर को भी सब्र आ गया, अर्थात उन्हें भी खुशी हुई। पहले तो उन्होंने
मना किया, लेकिन बाद में वे राज़ी हो गए इस पद के लिए। इस पर वंशीधर के पिता भी बड़े खुश थे। उन्हें आज अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। धन्यवाद बेटा।